गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहेंगे। आपसे एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि जो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, आप जिस पे वीडियो देख रहे हैं, मैंने देखा कि जो पहली वीडियो है उसको लगभग 80 से 85 व्यक्तियों ने देखा है। तो जो देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन भी है कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा उत्साह और बढ़े और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो हमारा लेसन थर्ड चल रहा है। थर्ड लेसन हम कर रहे थे जिसमें हमने परिवार, जाति, वर्ण, विभाग, अक्षेत्रीय राजा, इनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं जाति और सामाजिक गतिशीलता। जाति और सामाजिक गतिशीलता। बात आती है सबसे पहले जाति। जो मैंने वर्ण वाला टॉपिक डाला था उसमें किसी साथी ने कमेंट भी किया था, तो मैं वो आपको भी क्लियर करना चाहता हूं बेटा कि जो वर्ण थे जिनकी संख्या हमने 4 बताई। ऋग्वैदिक काल के अंदर यदि आप देखोगे तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी। यानी जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था वैसा ही उसका वर्ण हो जाता था। ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र आता है और उस मंत्र के अंदर ये दिया गया है कि मेरी माँ पत्थर से आटा पीसने वाली, अर्थात वो शुद्ध है। जबकि वो जो स्वयं यानी उसका पुत्र अध्ययन अध्यापन करके ब्राह्मण वर्ण में आ गया, उसके पिता अक्षेत्रीय में, तो वहां इस प्रकार के कठोर नियम नहीं थे कि भाई जो व्यक्ति जिसमें है, नहीं, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता था वैसा ही उसका वर्ण निर्धारित हो जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर हम देखते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित हो गई। किस पर? तो जन्म पर आधारित हो गई थी। और बाद में हम देखते हैं यहीं से शुरुआत होती है जाति की। यानी जब वर्ण व्यवस्था अत्यधिक कठोर होकर आनुवांशिकता के ऊपर आधारित हो गई तो वो जाति में तब्दील हो गई। दूसरी बात, जाति कब हुई? हमने देखा था कि जो 4 वर्ण दिए गए थे उन 4 वर्णों से परे जो लोग थे उनको अलग अलग जातियों में डिवाइड कर दिया गया या विभाजित कर दिया गया। जैसे उदाहरण के तौर पर निषाद। निषाद कौन है? वे व्यक्ति जो जंगलों के अंदर रहते हैं उनको निषाद कहा गया। इनका 4 वर्णों में कहीं भी जिक्र नहीं है, इसलिए इसको क्या बना दिया? एक जाति। क्या बना दिया? जाति। इसी प्रकार स्वर्णकार या सुवर्णकार, स्वर्णकार यानी जो सोने का काम करने वाला है। अब इसका वर्ण व्यवस्था में कहीं भी जिक्र नहीं है तो इसको अलग से जाति के रूप में दे दिया गया। तो इस प्रकार जाति व्यवस्था का अस्तित्व आया। आगे क्या हुआ कि जो व्यक्ति जैसा कार्य करता था उसकी वही जाति निर्धारित कर दी। जैसे मिट्टी का काम करने वाले कुंभकार थे, जिसका आज बिगड़ा हुआ रूप है कुम्हार। पहले जो चमड़े का कार्य करते थे उन्हें चर्मकार कहा जाता था, जिसका आज हम जाति के रूप में चमार कहते हैं। तो इस प्रकार जाति व्यवस्था हमारे सामने है। फिर एक गतिशीलता की बात करें, हम देखते हैं कि ज्यादातर जो अभिलेख हैं उन अभिलेखों के अंदर राजा या जो बड़े बड़े लोग थे उनका जिक्र किया गया है। तो यहां हमें बहुत कम जिक्र मिलता है जो हमारी सामाजिक स्थिति है उसके बारे में। लेकिन एक अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। इस अभिलेख में रेशम के बुनकरों के बारे में दिया गया है।
रेशम के बुनकरों का जिक्र किया गया है। क्या जिक्र आता है? मंदसौर, जिसे प्राचीन काल में दसपुर के नाम से जाना जाता था। ये रेशम के बुनकर, जो वर्तमान समय में आपके मध्य प्रदेश, कई बार पूछ लिया जाता है, ये मध्य प्रदेश की मंदसौर कहां है? मध्य प्रदेश के अंदर। मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है? दसपुर। ये व्यक्ति मध्य प्रदेश से चले गए गुजरात। अब बात आती कि गुजरात क्यों गए? क्योंकि जो मंदसौर के शासक थे वो ज्यादा उदारवादी नहीं थे, बुनकरों को ज्यादा संरक्षण नहीं दे रहे थे, जबकि गुजरात का जो शासक था वो उदारवादी था और वो जो आपके शिल्पकार या बुनकर थे उनको संरक्षण दे रहा था। उनकी उदारता को देखते हुए ये चले गए गुजरात। उस समय गुजरात को लाट के नाम से जाना जाता था। तो यहां पर से एक और बन जाता है कि गुजरात का प्राचीन नाम क्या है? लाट। मंदसौर का नाम क्या है? दसपुर। मंदसौर अभिलेख में किसका जिक्र है? रेशम के बुनकरों का। और इन्हीं बुनकरों ने एक मंदिर के निर्माण में भी दान दिया था, जिससे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा हम देखते हैं कि जो एक विशेष जाति जिस प्रकार का कार्य करती थी, उनकी अपनी अपनी एक श्रेणी बन जाती थी, जिसे आजकल हम आम भाषा में कहते हैं यूनियन। उसी प्रकार एक श्रेणी बन जाती थी। और संस्कृत भाषा के अंदर में व्यापारियों को वणिक कहा गया। क्या कहा गया? वणिक। और हम देखते हैं कि जो नियम थे वो धीरे धीरे कमजोर होते चले गए, यानी गतिशीलता गति आ रही है। जैसे कि हम वर्ण व्यवस्था में जब हमने देखा था तो जो अध्ययन अध्यापन का कार्य था वो ब्राह्मणों का था। उत्तर वैदिक काल में आके उनको जन्म पर आधारित कर दिया कि भाई जो व्यक्ति ब्राह्मण के घर में जन्म लेगा वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। लेकिन व्यवसाय तो उसको वेदों का ज्ञान नहीं है, तो मंत्रोच्चारण नहीं कर सकता, उससे अपनी आजीविका नहीं चला सकता, तो उसको दूसरा कोई ना कोई कार्य अपनाना पड़ेगा। तो संस्कृत भाषा में इनको वणिक कहा गया था। हमारे पास एक लेखक हैं शूद्रक, और इन्होंने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम। और इस नाटक का जो नायक है जिसका नाम था चारुदत्त, ये जन्म से क्या था? ब्राह्मण। लेकिन इसने ब्राह्मण का जो व्यवसाय था वो नहीं अपनाया। इसने क्या किया? व्यापार करना आरंभ कर दिया। तो इसके नाम के आगे ब्राह्मण वणिक लिखा गया है, अर्थात एक ऐसा ब्राह्मण जो अध्ययन अध्यापन या यज्ञ इत्यादि का कार्य न करके व्यापार इत्यादि का कार्य करता है। आपने अभी रिसेंटली देखा होगा, मैंने तो सुना था कि जैसे आपके केवल ब्राह्मण हैं, लेकिन कुछ जो जिन्हें हम आम रूटीन में खाती कहते हैं, जिन्हें शुद्ध रूप में जांगड़ा कहा जाता है, तो इन्होंने भी एक सभा बनाई थी जिसमें ब्राह्मण जांगड़ी अपने आप को धारण किया था कि भाई जो पढ़े लिखे हैं वो जांगड़े नहीं है बल्कि ब्राह्मण जांगड़े। तो इस प्रकार यहीं भी वही पर स्थिति है। दूसरा, कुछ अभिलेखों में दो अक्षेत्रीय भाई हैं, उनके आगे भी अक्षेत्रीय वणिक, यानी उनका जन्म तो अक्षेत्रीय परिवार में हुआ है लेकिन उन्होंने व्यवसाय व्यापार का अपनाया, इसलिए उन्हें अक्षेत्रीय वणिक के नाम से संबोधित किया गया है। 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष। ये क्या है कि जो 4 वर्ण थे उनसे अलग जो व्यक्ति थे वो कौन थे? जैसे पहले भी हमने जिक्र किया है, निषाद, यानी जो व्यक्ति
जंगलों में रहते हैं। इसी प्रकार हमें एक और नाम मिलता है जो है चांडाल। चांडाल, देखिए ब्राह्मणी व्यवस्था के अंदर कुछ अनुष्ठान ऐसे थे जो कुछ व्यक्तियों के लिए प्रतिबंधित थे और उनमें से चांडाल एक थे। इनको कुछ विशेष अनुष्ठान जो थे वो न करने यानी पाबंदी इनके ऊपर लगाई थी। मनुस्मृति के अंदर चांडालों के कुछ कार्य और कर्तव्य दिए गए हैं। क्या है? सबसे पहला कि रात के समय नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। नगर में प्रवेश नहीं, अर्थात जो व्यक्ति चंडाल समुदाय से या जाति से संबंध रखता है उस व्यक्ति को रात को नगर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणी व्यवस्था के अनुसार ऐसा माना गया था कि इन व्यक्तियों के छूने मात्र से हम अपवित्र हो जाते हैं। यहां तक कि कुछ तो ऐसा है कि इनकी परछाई पड़ने से भी अछूते हो जाते हैं, तो इसलिए रात के समय इनका प्रवेश वर्जित था। दूसरा क्या था कि ऐसे व्यक्ति जिनके कोई भी सगे संबंधी नहीं है उनका अंतिम संस्कार कौन करेंगे? चंडाल करेंगे। अगला क्या था कि ये व्यक्ति त्यागे हुए बर्तन, यानी देखा होगा जो व्यक्ति मर जाता है वो त्याग किए हुए बर्तनों में भोजन ग्रहण करते थे। अर्थात आपने देखा होगा हमारे परिवारों के अंदर जब कोई डेथ हो जाती है तो हम उसकी डेली रूटीन के जो कपड़े हैं वो कुछ नए भी, जैसे आपने देखा होगा उनके ऊपर चादर इत्यादि उड़ाते हैं। कुछ लोग बर्तन भी साथ में कर देते हैं। तो यानी जो बर्तन मृत्यु के बाद थे वो, साथ ही साथ उनके जो वस्त्र थे, वही ये व्यक्ति धारण कर सकते थे। बात करें आभूषण की तो केवल लोहे के आभूषण ये दान कर सकते थे। अगला हम बात करें तो जैसे पशु है, पशु इत्यादि मरे हुए पशुओं को छूने का यानी उनको दफनाने का या और जो भी कार्य था वो चांडालों का था। मरे हुए पशु तो ये मनुस्मृति के अंदर इनके कुछ कार्य या कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। जो चांडाल हैं या जो जिनको जातियों में सबसे तुच्छ या निम्न माना गया है, जिन्हें मल्लेच्छ भी कहा गया है, इनका वर्णन चीनी यात्रियों ने भी किया है। चीनी यात्रियों ने भी किया है। समय समय पर बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत के अंदर चीनी यात्री आए हैं। उन चीनी यात्रियों के अंदर दो प्रसिद्ध है, फासियन और स्वेन स्वांग। इन यात्रियों ने भी भारत के अंदर जो मलेच्छ हैं या चंडाल है उनके बारे में भी जिक्र किया है कि सामाजिक व्यवस्था के अंदर इन व्यक्तियों को सबसे निम्न दर्जे के ऊपर रखा गया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक आपको समझ में आया होगा। पुनः आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा उत्साह बना रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।